Hello everyone, I hope that you all are doing good. Myself Harsh, and I welcome you all to this very first episode of IPO Simplified on behalf of Finance and Investment Cell of Kirodi Mill College. That is your one-stop destination to understand each and everything about initial public offerings. If you have ever wondered that what an IPO is, why it's such a hot topic in the financial markets, and how you can make money from investing in them, then I think that you are definitely in the right place. And in today's video, we are going to break down the basics of IPOs, how they work, and why they are important, so that you can start investing in them. Okay, so let's get started with the very first meaning that what exactly IPOs mean. IPO का मतलब क्या रहता है? IPO इज अ प्रोसेस जिसकी वजह से एक प्राइवेटली लिस्टेड कंपनी जिसके अंदर आप जैसा मेरे जैसे इन्वेस्टर्स पहले इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे बट दे कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इट बिकॉज इट हैज़ बिकेम पब्लिकली लिस्टेड। ठीक है, अब वो NSE और BSE पर उनके स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अब हम उन पर इन्वेस्ट कर सकते हैं बट पहले आप जैसे और मेरे जैसे इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। बेसिक डिफरेंस यही होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का, जिसकी वजह से एक कंपनी जनरल पब्लिक से फंड्स रेज करती है। ओके, नाउ अगर मैं ऊपर ऊपर से बताऊं व्हाट डज एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, मतलब वो काम कैसे कर रहे हैं बेसिकली, इट्स जस्ट कि पहले कंपनी अपना IPO लॉन्च करेगी विद द हेल्प ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसकी वजह से वो प्राइस सेट करेंगे एंड देन नेक्स्ट दे विल डू इज कि वो पब्लिक मतलब पहले एक RHP दे हैव टू सबमिट इट, उसको हम पहले आगे देखेंगे कि उसका मतलब क्या रहता है, बट दे हैव टू सबमिट वन RHP विद सेबी, जिसकी वजह से एक जनरल इन्वेस्टर उसको पढ़ता है एंड उसको एनालाइज करता है कि वेदर दे शुड इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट। ओके, एंड देन ऑन द फाइनल डे जब वो स्टॉक लिस्ट होने वाला होता है तो उससे पहले देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, उनको हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं कि दो तरह के IPOs होते हैं जिनकी वजह से एक कंपनी फंड्स रेज कर सकती है। अब वो दो तरह के IPOs कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज फिक्स प्राइस ऑफरिंग। अब फिक्स प्राइस ऑफरिंग का मतलब क्या रहता है? FPO इज बेसिकली जिसके अंदर कंपनी ही डिसाइड कर रही है कि वो किस प्राइस पे लॉन्च करेगी अपना स्टॉक। ठीक है, अगर आपको प्राइस पसंद आ रहा है सो यू कैन जस्ट गो एंड एंटर द अमाउंट्स ऑफ स्टॉक्स दैट यू वांट टू बाय एंड यू विल गेट अलॉटेड। ठीक है, तो ये होता है फिक्स प्राइस ऑफरिंग। अब दूसरा होता है बुक बिल्डिंग IPO। बुक बिल्डिंग IPO इज टाइप ऑफ दैट IPO जिसके अंदर कंपनी नहीं सेट कर रही कि वो कितना प्राइस रखेगी, रादर दे आर डिसाइडिंग वन रेंज। ठीक है, उनको पता है कि उनका जो स्टॉक प्राइस है वो इसी रेंज में लाई करेगा, बट यू एज एन इन्वेस्टर विल गो टू दैट पोर्टल एंड यू विल सेट अप द बिड कि नहीं मुझे तो ये प्राइस, जैसे सपोज अगर आपको मतलब कंपनी ने एक प्राइस सेट करा 75 to 80 रुपीज़ के बीच में फॉर दर वन स्टॉक एंड यू गो देयर एंड यू एंटर द प्राइस ऑफ 79, तो इट इज़ शोइंग कि आप 79 पर ही खरीदने को रेडी हो। ठीक है, एंड इट इज़ नोन एज द कैप प्राइस जो कि मैक्सिमम प्राइस होता है एंड जो मिनिमम प्राइस रहता है उस बिड का दैट इज़ नोन एज द फ्लोर प्राइस। ठीक है, नाउ बिडिंग आप उसी रेंज के अंदर कर पाओगे, आप उस रेंज के बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, अब वो ऑफकोर्स वो कंपनी और अंडर राइटर्स ही सेट करते हैं कि वो रेंज क्या होगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि IPOs जनरेट क्यों करने पड़ते हैं, कि एक कंपनी को IPOs रेस करने की ज़रूरत क्या पड़ रही है। ठीक है, बेसिकली इसके दो पर्पसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज जिससे कि वो और पैसा रेस कर सके अपने फ्यूचर मतलब फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, या फिर दे वांट टू रिटर्न देयर मनी टू द इनिशियल इन्वेस्टर्स। अब इनिशियल प्रोजेक्ट मतलब जो प्रोजेक्ट उन्होंने सोचे हुए फ्यूचर के लिए, इसके लिए तो इट इज़ प्रीटी क्लियर कि उनको क्यों फंड्स चाहिए होंगे। एक्सपांशनरी प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर सपोज एक कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में ऑपरेट कर रही है तो आने वाली टाइम में देर आर मल्टीपल एंड न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिन्यूएबल सेक्टर, तो उन सेक्टर्स को उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए दे हैव टू रेज मनी। अब ऑफकोर्स लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल जैसे कि शेयर होल्डर्स हो गए, उनके पास इतने इनफ फंड्स नहीं होते कि दे कैन गिव करोड्स एंड लाख्स ऑफ फंड्स। ओके, तो फॉर दैट दे हैव टू गो टू जनरल पब्लिक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज कि अगर कंपनी के अंदर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको एग्जिट करना है, सो व्हाट दे विल डू इज कि कंपनी IPO के अंदर जाती है, इस पूरे प्रोसेस के अंडर प्रोसेस जाती है, सो दैट जिससे कि वो जनरल पब्लिक से जो पैसा मिला है उससे वो अपने इनिशियल इन्वेस्टर्स को काइंड ऑफ अगर उनको एग्जिट करना है तो वो एग्जिट कर सकते हैं ना। अगर मैं एडवांटेजेस पे आऊँ कि एक्चुअल में क्या बेनिफिट्स रहते हैं IPO में इन्वेस्ट करने के, सो इट काइंड ऑफ फॉर एन इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी, इसका बेसिक बेनिफिट तो यही रहता है कि जो बिजनेस बहुत अर्ली स्टेज पे है, अब जैसे इन्फोसिस की बात करूँ तो उनका 90s में आया था, 1990s के अराउंड उनका IPO आया था एंड इट वॉज लॉन्च एट नियर अराउंड 80 रुपीज़ पर शेयर, एंड अभी इट्स लाइक इट हैज़ ओपन द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज न्यूमेरस लाइक आई विल से 100 टाइम्स। अभी तो उनका स्टॉक इज एट अ वेरी हाई प्राइस। ठीक है, तो जिन्होंने उस टाइम पे इन्वेस्ट करा हुआ था सो उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली अभी, तो इट्स काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स कि इनिशियल स्टेज पर ही कंपनी के ग्रोथ को एनालाइज कर लें एंड उसमें इन्वेस्ट कर लें। ठीक है, बट सेकेंडली आई विल से कि इससे जो एक्वायरिंग का प्रोसेस होता है किसी भी कंपनी के लिए इट बिकम्स वेरी ईजियर, एंड ऑफ कोर्स इससे विजिबिलिटी और रेपुटेशन तो बढ़ ही रहा है। अगर आप एक IPO के अंदर अंडर प्रोसेस जा रहे हो सो यू नो
कि हाउ टू मार्केट योर बिजनेस, ठीक है। लोग आपके कंपनी में तभी इन्वेस्ट करेंगे इफ़ दे नो अबाउट योर कंपनी। अगर उनको पता ही नहीं है आपकी कंपनी क्या कर रही है, किस बिजनेस में ऑपरेट करती है, तो वो क्यों अपना पैसा देंगे, राइट। नाउ लेट्स गो अबाउट द डिसएडवांटेजेस। बेसिकली इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा तो नहीं है, बट इट्स जस्ट कि एक कंपनी को आईपीओ की थ्रू प्रोसेस में जाने के लिए इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। बट सेकेंडली फॉर एन इन्वेस्टर्स इसका बेसिक सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज माना जाता है इज़ दैट कि हमको जो हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल होता है कंपनी का, दैट इज़ ओनली फॉर अ फ्यू टाइम पीरियड, मतलब मैक्स टू मैक्स 1 to 2 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है हमको उसी का फाइनेंशियल डेटा एक्सेसिबल होता है। उसके बियॉन्ड अगर हमको जानना है कि हाउ वेल द कंपनी परफॉर्म्ड, उनके फाइनेंशियल मेट्रिसेस क्या थे, सो वी कांट एक्सेस इट, क्योंकि कंपनी पब्लिकली लिस्टेड नहीं थी, सो उनके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी बहुत कम अवेलेबल होती है वेब पर, ठीक है। तो अगर हमको पता करना है कि कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया तो हम नहीं कर सकते वो चीज़। एंड नन अदर दैन कंट्रोल तो ऑफकोर्स डाइल्यूट हो रहा है, जब बहुत सारे लोग आ जाएंगे कंपनी में तो मोस्ट ऑफ देम बिकम्स द शेयर होल्डर्स, राइट। तो इसलिए उनका कंट्रोल बढ़ जाता है, ठीक है। नाउ how to check for upcoming IPOs, for that I'll show you how to do this. Firstly just go to SEBI website, okay, SEBI IPO, ठीक है। दिस इज SEBI's पब्लिक इशूज़, एंड यहाँ पर आपको जो भी IPOs आने वाले हैं वो सब आपको यहीं पे पता चल जाते हैं। जस्ट गो एंड टाइप SEBI IPO, तो जो सबसे ऊपर लिंक आएगा जस्ट गो हेयर एंड सी दीज। जैसे अभी रिसेंटली आने वाला है यूरोप प्रतीक सेल्स लिमिटेड, एंड देन ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड आया था 23 जनवरी 23-25 को, ओके। तो ऐसे आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा कि IPOs कौन कौन से आने वाले हैं अभी और कौन कौन से अभी चल रहे हैं, ठीक है। नाउ let's go to ग्लॉसरी, मेनली ग्लॉसरी, कि एक्चुअली में कुछ कुछ जो टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं और इसको जानना क्यों बहुत ज़रूरी होता है किसी भी IPO इन्वेस्टर के लिए। सबसे पहले तो इशूअर वो होता है जो एक कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है, मतलब इशूअर इज बेसिकली जो IPO लॉन्च कर रहा है, ओके। माय बैड, इशूअर इज द वन हु इज लॉन्चिंग दैट IPO, ओके। नाउ सेकेंडली अंडर राइटर इज बेसिकली वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको इशूअर ने हायर किया है, ठीक है, and it kind of acts as a broker between the public and the issuer, ठीक है। Now the next is DRHP, draft rate hiring prospectus, and what is it? It is also known as kind of offer document, जिसके अंदर all the available information जो एक कंपनी डिस्क्लोज करना चाहती है अपने बिजनेस के बारे में वो सब उस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है एंड वो सबमिट होता है SEBI के साथ, ठीक है, जिससे कि आप जैसा मेरे जैसे लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकें। नाउ लेट्स गेट टू प्राइस बैंड जैसे मैंने बोला था कि एक कंपनी के ऊपर दो ऑप्शन होते हैं कि वेदर दे आर गोइंग फॉर फिक्स प्राइस मेथड या फिर बुक बिल्डिंग वैल्यू मेथड, ठीक है। अगर वो फिक्स प्राइस मेथड के साथ जा रहे हैं तो प्राइस बैंड का ज़्यादा रोल नहीं रहता, बट इफ दे आर गोइंग विद बुक बिल्डिंग वैल्यू मेथड तो उसके अंदर दे हैव टू सबमिट वन प्राइस रेंज कि वो इसी रेंज के अंदर अपना जो स्टॉक है वो ट्रेड करना चाहेंगे, ठीक है। तो एक लोअर प्राइस होता है उसमें और एक अपर प्राइस होता है, ठीक है। नाउ द इशू साइज इज बेसिकली द नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड विद अमाउंट ऑफ ईच शेयर, ठीक है। इन अ वेरी इजी वर्ड्स इशू साइज का मतलब ये होता है, ठीक है। नाउ अंडर सब्सक्रिप्शन इज व्हेन एक कंपनी ने स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉट करने का डिसाइड किया बट उससे कम नंबर ऑफ लोगों ने उस स्टॉक के लिए अप्लाई किया था। जैसे सपोज कंपनी को 100 मतलब अपने 100 शेयर्स बेचने थे, 100 तो बहुत छोटा नंबर है बट जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि अगर कंपनी को 100 शेयर्स बेचने थे तो कंपनी के पास जो रिक्वेस्ट आई वो अराउंड 80 शेयर्स की आई। ना ओवर सब्सक्रिप्शन इज व्हेन कंपनी को 100 शेयर्स बेचने थे बट जो रिक्वेस्ट आ गई वो 120 शेयर्स की आ गई। इन वेरी इजी वर्ड्स दिस इज व्हाट अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि GMP क्या होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IPOs, ओके। सो GMP इज नथिंग एल्स बट इट इज़ जस्ट अ डिफरेंस बिटवीन का प्राइस जो एक कंपनी ने लिस्ट करा है, ओके, एंड द प्राइस दैट इज प्रिवेलिंग इन द अनऑफिशियल ग्रे मार्केट। अब अनऑफिशियल ग्रे मार्केट क्या होती है? वी ऑल नो कि एक ब्लैक मार्केट होती है एंड एक वाइट मार्केट होती है। वाइट मार्केट इज NSE एंड BSE इन दिस केस बिकॉज दे आर रेगुलेटेड बाय SEBI, बट ग्रे मार्केट इज काइंड ऑफ जिसमें आप ट्रेड कर भी सकते हो बट इट इज़ नॉट रेगुलेटेड, बट इट इज़ लीगल बट इट इज़ नॉट रेगुलेटेड, आई विल से, ओके। तो वहाँ पर अगर आपको कुछ भी लॉस होता है तो इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ NSE BSE और SEBI। वहाँ पे आप किसी रेगुलेटरी बॉडी को नहीं पकड़ सकते कि आपको लॉस हुआ तो दे शुड पे फॉर इट, ओके। तो अगर जैसे हम GMP की बात करें तो GMP इज बेसिकली अ डिफरेंस जो एक प्रिवेलिंग स्टॉक प्राइस जो एक ग्रे मार्केट में लिस्ट हुआ है उसके बीच में और जो ऑफिशियल एक कंपनी ने प्राइस लिस्ट करा हुआ है कि मेरा जो स्टॉक है वो इतने प्राइस पर ही ट्रेड होगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं सपोज एग्जांपल दूं कि आपका जो स्टॉक प्राइस था वो 700 रुपये का है और ग्रे मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो 950 रुपये देने के लिए रेडी हो गए,
कि नहीं हम तो 950 में भी ये स्टॉक खरीद लेंगे, ठीक है। तो जो GMP है दैट इज 150, मतलब इन दिस केस ₹150। ओके, नाउ GMP का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहता है, उससे आपको मार्केट सेंटीमेंट पता चल जाता है कि इस स्टॉक को लेकर मार्केट का क्या रिएक्शन है। या तो अगर स्टॉक आपको लग रहा है, जैसे जोमेटो का आया था, तो उस केस में आपको पता चल जाएगा कि जोमेटो जैसे मतलब बहुत फेमस कंपनी है, राइट, हम सबको पता है जोमेटो, ठीक है। तो उस टाइम पर जोमेटो के IPO को लेकर बहुत हाइप हो गया था, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट GMP जो है हाई हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, बिकॉज उससे एक प्रीमियम मिल रहा है हमको फॉर इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी, ठीक है। एंड सेकेंडली, जैसे सपोज अगर सपोज आपका इशू प्राइस है ₹100 और ऑन अ रिवर्सल साइड अगर आपको GMP पता है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ग्रे मार्केट उसमें वो कितने प्राइस पे प्रिवेल कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर आपका IPO जो है उसका इशू प्राइस है ₹100 एंड जो GMP है दैट इज 300, then I can easily calculate the gray market price by just adding both of these figures, that is 400, ठीक है। सो इससे हमको यही पता चलता है कि जो ट्रेडर्स हैं ग्रे मार्केट में, जो अनऑफिशियली लिस्टेड मार्केट है, तो उसके अंदर क्या सेंटीमेंट चल रहा है किसी भी IPO को लेकर, मतलब उसको लेकर मार्केट ने क्या सोचा हुआ है कि उसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर मेजॉरिटी लोग कर रहे हैं तो इट इज़ काइंड ऑफ एन इंडिकेटर कि लोगों को उनके फाइनेंशियल्स या उनका बिजनेस मॉडल पसंद आ रहा है, इसलिए दे आर गोइंग फॉर दैट IPO, ठीक है। बेसिक कॉन्टेक्स्ट यही होता है IPO का इन द केस ऑफ GMPs। नाउ टू कवर द पार्ट जिनको ऑलरेडी IPOs में इंटरेस्ट है या जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं IPOs में, सो फॉर दोज पीपल वी हैव क्रिएटेड द लिस्ट कि कौन कौन से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे कि दे कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ IPO अलॉटमेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि IPOs में जिसने आपने अप्लाई करा वो बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब था, तो आपको अलॉट ही नहीं हुआ, मतलब मेजॉरिटी केसेस में ऐसा सीन रहता है। सो हाउ वी कैन अवॉइड दैट एंड हाउ कैन वी इंक्रीज आवर चांसेस ऑफ गेटिंग that share allotted, so we are going to see that now। Okay, so but before doing that, let's understand few of the companies जिनके IPOs 2020 में आए थे। Okay, तो first one was Rosary Biotech। now what exactly the reference is कि उनका जो पब्लिक इशू था, it was listed at a premium 74.58%। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो उनका इशू प्राइस था वो ₹425 था पर शेयर, एंड उनका जो IPO लिस्ट हुआ दैट वाज एट 742, दैट इज एट द प्रीमियम ऑफ 74.58%। अब इसका रीजन क्या था, जस्ट बिकॉज उनका जो IPO था दैट वाज ओवर सब्सक्राइब्ड 79.37 टाइम्स। नाउ अगर मैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज की बात करूँ, आई थिंक दैट इट वाज अ वेरी फेमस कंपनी एंड सबने उसके बारे में सुना होगा। तो जो पब्लिक इशू था इट वाज ओवर सब्सक्राइब्ड 150 टाइम्स, दैट इज अ वेरी बिग नंबर, ठीक है। एंड इट्स लिस्टिंग प्राइस वाज 371 पर शेयर, एंड उनका जो इशू प्राइस था दैट वाज 166। ओके, तो 150 टाइम्स उनका वो ओवर सब्सक्राइब हुआ, and investors had made 123.49% profit in just 10 days। जितना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है इट काइंड ऑफ शोज कि मार्केट सेंटिमेंट उतना अच्छा है एंड उतना ही स्कोप है प्रॉफिट जनरेट करने का बाय इन्वेस्टिंग इन द IPO ऑफ दैट कंपनी, ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर एग्जांपल, ओके, एंड नेक्स्ट इज नाउ लेट्स गेट टू द टिप्स। ओके, सो द फर्स्ट वन इज दैट इज काइंड ऑफ बिगेस्ट मिथ है कि हम बहुत सारे IPO और डीमैट अकाउंट से अप्लाई करते हैं तो हमको उस IPO को अलॉटमेंट मिल ही जाएगा, ठीक है। बट गाइस ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप मल्टीपल बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट्स बना लोगे तो आपका चांसेस जो है IPO अलॉटमेंट को इंक्रीज हो जाएंगे। सो इट्स नथिंग एल्स बट इट इज़ अ मिथ, बिकॉज इसके अंदर ऐसा होता है कि डीमैट अकाउंट जब भी आप बनाते हो तो इट काइंड ऑफ फेचेज योर पैन डिटेल्स, ठीक है। और आपका एक ही पैन अकाउंट हो सकता है, आप एक से ज़्यादा पैन नंबर नहीं जनरेट कर सकते अपनी प्रोफाइल के लिए। सो व्हाट रैदर यू कैन डू इज़ कि आप वो, इसमें भी नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हाट यू कैन डू इज़ आप किसी और, मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं जो इतना एक्टिवली ट्रेड नहीं करते हैं उनके नाम से डीमैट अकाउंट बनाकर आप उनके फ़ोन में अपना पूरा डीमैट अकाउंट का प्रोसेस डाउनलोड करो एंड आप उनके फ़ोन से अप्लाई करो, जिससे कि अगर आपको नहीं अलॉट होता सो दैट दे गेट अलॉटेड दैट शेयर। ओके, बट अपने ही फेक IDs मत जनरेट करो क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। नाउ सेकेंडली, अवॉइड बिग अमाउंट्स इफ़ यू आर ए रिटेल इन्वेस्टर। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़े अमाउंट बिड करने से यू गेट अलॉटेड, तो ऐसा भी नहीं होता। दे आर काइंड ऑफ अ लक बेस्ड, जिसके अंदर अगर आपका IPO बहुत ज़्यादा ही ओवर सब्सक्राइब्ड है तो आपको लॉटरी सिस्टम पे अलॉट हो जाते हैं शेयर्स, जिसके अंदर अगर हायर लॉट्स के लिए आपने अप्लाई करा है तो आपको प्रोपोर्शनेटली उतना अमाउंट अलॉट हो जाएगा, एंड अगर आपने कम अमाउंट्स के मतलब अप्लाई करा है तो आपको अकॉर्डिंगली कम अमाउंट के लॉट्स अलॉट होंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज अपना जो डीमैट अकाउंट है वो, येस एग्जैक्टली जो मैं अभी बोल रहा था
कि अपने जो डीमैट अकाउंट्स हैं वो स्प्रेड कर दो। मतलब अगर आपके फादर हैं, अगर वो इतना एक्टिवली ट्रेड नहीं करते, अगर करते भी हैं तो उनको बोलो कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें, दैट इज़ अ गुड वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। या अगर आपकी मदर एक्टिवली ट्रेड करती है तो उनको बोलो उनके फ़ोन से इन्वेस्ट कर दो, मतलब काइंड ऑफ अप्लाई करो इस स्टॉक के लिए, ठीक है। उनके पैन अकाउंट, उनका डीमैट बनाओ सो दैट दे गेट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसीजर, ठीक है। बट अपना ही फेक आईडी मत जनरेट करो बिकॉज उसका कोई सेंस नहीं बैठेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एग्जैक्टली दिस इज काइंड ऑफ जो एक मिथ नहीं है, जो एक्चुअली में होता है कि अपना जो कट ऑफ प्राइस होता है ना, कट ऑफ प्राइस इज बेसिकली एक बिड होती है कि जो मैंने अभी पहले भी बताया कि ऐसे सपोज एक कंपनी ने लॉन्च करा अपना शेयर बिटवीन द रेंज ऑफ 150 से 120, ठीक है। दिस इज अ रेंज जिसमें कंपनी चाहती है कि मेरा स्टॉक इतने पे ही इशू हो, इसी रेंज में, ठीक है। और अगर मेजॉरिटी लोगों ने 150 पर, आपको पता है कि ओवर सब्सक्राइब्ड है ये शेयर, तो 150 पर ही मेजॉरिटी लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया होगा। सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप उस प्राइस से 150 से लो पर बिड मत करो, तो आपके चांसेस जो हैं वो काइंड ऑफ बिकम्स नील। इन दैट केस आपको अलॉट होगा बिकॉज मेजॉरिटी लोगों ने, अब आप ऐसे सोचो कि अगर आपको पता है कि आपकी एक ज़मीन है, ठीक है, अगर आपको पता है कोई उसके लिए 40 लाख देने के रेडी है और वो मार्केट वैल्यू जो है उस ज़मीन की वो 30 लाख है, तो आप डेफिनेटली उसको बेचोगे ना, रादर देन रैशनल इन्वेस्टर जो 30 लाख देने के लिए रेडी है उस ज़मीन के लिए, बिकॉज दूसरा इन्वेस्टर जो है मुझे 10 लाख और एक्स्ट्रा दे रहा है, ठीक है, फॉर एनी एक्सवाइजेड रीजन्स, ठीक है। सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस विद द कंपनी। अगर वो अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं, सो दे ऑल्सो वांट कि उस चीज़ का मेरे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्राइस मिले, ठीक है। सो इसलिए दे ऑलवेज प्रेफर कि जिन्होंने हाई प्राइस पे बिड करा है उनको ही शेयर्स अलॉट हों, और जिन्होंने कम प्राइस पर बिड करा है उन पे दे कम सेकेंडरीली, कि अगर पहले जिन्होंने अप्लाई किया था हाई प्राइस के लिए उन सबको अलॉट हो गए, देन दे कम कि जिन्होंने कम प्राइस उससे जस्ट इमीडिएटली कम प्राइस के लिए अप्लाई करा है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है अगर आपको लग रहा है कि वो स्टॉक ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, द कंपनी का मार्केट सेंटीमेंट बहुत अच्छा है इस आईपीओ के सिनारियो में, सो ऑलवेज बिड एट अ कट ऑफ प्राइस एंड नॉट लोअर दैन दैट। नाउ नेक्स्ट कम्स इज शेयर होल्डर रूट। दिस इज काइंड ऑफ अ वेरी नीश पॉइंट जो काफ़ी लोग को नहीं पता, बट इट इज़ व्हेन अगर आपकी एक पेरेंट कंपनी है एंड इट इज़ जैसे सपोज अगर मैं आईपीओ मतलब आईपीओ के केस में जोमेटो और हाइपर प्योर के एग्जांपल लेता हूँ। अगर हाइपर प्योर को लिस्ट होना है फॉर द प्रोसेस ऑफ एन आईपीओ, तो जोमेटो उसकी पेरेंट कंपनी है जो ऑलरेडी लिस्टेड है, ठीक है। अब अगर हाईपीओ मतलब हाइपर प्योर का आईपीओ आता है कभी फ्यूचर में, सो व्हाट दे विल डू इज कि अगर आपको लगता है कि हाइपर प्योर का आईपीओ जो बहुत अच्छा करेगा फ्यूचर में, ठीक है, एंड अभी उनका बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा चल रहा है, फाइनेंशियल्स भी वैलिडेट करते हैं कि इनका परफॉर्मेंस आगे जाके ग्रो करने वाला है, सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप अगर ऑलरेडी जोमेटो के इन्वेस्टर हो, सो आप एक शेयर होल्डर रूट ले सकते हो एज अ फैक्ट, जिससे कि आपका जो रिटेल पोर्शन है भले ही वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो शेयर होल्डर रूट होता है वो अंडर सब्सक्राइब्ड रहता है। सो अगर आप ऑलरेडी जोमेटो के पेरेंट कंपनी मतलब जोमेटो जो पेरेंट कंपनी है हाइपर प्योर की, अगर आप उसमें इन्वेस्टर रह चुके हो, सो यू विल गेट अ बेनिफिट वाइल गिविंग द शेयर्स ऑफ हाइपर प्योर, ओके। सो दिस इज काइंड ऑफ ऐसा पॉइंट जो काफ़ी लोगों को नहीं पता। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हाट इज आरएचपी। आरएचपी काइंड ऑफ अगर आप जैसे और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स को किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज आरएचपी ही रहता है, कि बिकॉज हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए आरएचपी एक ऐसा सोर्स है जिससे कि हम उस कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। आरएचपी क्या होता है? आरएचपी एज अ रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, जो कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो एक इशूइंग कंपनी सेबी को सबमिट करती है बिफोर लिस्टिंग एन आईपीओ, कि दिस इज व्हाट ऑल वी वांट टू डिस्क्लोज अबाउट आवर कंपनी। हमारे ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये हमारे ऑफर के पर्पसेस हैं, हम इस चीज़ के लिए पैसा रेज कर रहे हैं, हमारी ये डिविडेंड पॉलिसी होगी, ये XYZ अमाउंट का हम इशू करना चाहते हैं, ये हमारे प्रोमोटर्स हैं, ये हमारे मर्चेंट बैंकर्स हैं, ये हमारे अंडर राइटर्स हैं, एंड ऑल दिस अवेलेबल इन्फॉर्मेशन जो सेबी अपना ऑफिशियल पोर्टल पे लिस्ट करती है जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आने वाला होता है, ओके। सो अब जानते हैं कि हमको एज एन इन्वेस्टर क्या क्या देखना चाहिए आरएचपी में, बिकॉज आरएचपी जो है वो कम से कम 300 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है, तो आप जैसे मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे 300 पेज बैठ के पढ़ें, राइट। तो मेजर पॉइंटर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, जब मेजर की 10 एलिमेंट्स जो कि हमको देखने चाहिए, ओके। नाउ फर्स्ट वन इज ऑफकोर्स कंपनी बैकग्राउंड, कंपनी करती क्या है। अगर सपोज आपको लगता है कि आने वाले टाइम में, आई एम जस्ट गिविंग एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, अगर आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूस्ट आने वाला है और फाइनेंशियल सेक्टर का कोई एक आईपीओ आया है एक मेजर बड़ी कंपनी का, तो आप उस कंपनी का पूरा बैकग्राउंड चेक करोगे, फाइनेंशियल सेक्टर में किन किन बिजनेसेस में है, एक्चुअली बैंकिंग में है एंड देन एमएनए में है, तो एग्जैक्टली आप पूरा उस ब्रेक डाउन करोगे कि कौन कौन से मेजर की ऑपरेशन बिजनेसेस हैं, ठीक है, जिसमें कंपनी ऑपरेट कर रही है।
अगर आपको वो अच्छे लगते हैं सो इट इज़ काइंड ऑफ अ प्लस पॉइंट। बट अगर आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है इतना अपीलिंग नहीं है, इतना मुझे ग्रोथ नहीं दिख रहा है इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में, सो आप उस आईपीओ को ड्रॉप कर दोगे। ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट। वो सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हु ऑल आर मैनेजिंग द कंपनी, हु आर द टॉप टियर मैनेजर्स, हु आर लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कौन कौन इस कंपनी के साथ मेजरली एसोसिएटेड हैं, ये सारी डिटेल्स, उनका नेम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ मैंशनड होता है उस RHP डॉक्यूमेंट में। सो आप सबको क्या करना है, आप सबको जाना है बेसिकली, उन सब के प्रोफाइल्स देखने हैं, हाउ वेल दे आर, हाउ वेल एजुकेटेड दे आर, उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रह चुका है, एंड हाउ एफिशिएंट दे आर इन मैनेजिंग द बिजनेस। अगर उन्होंने कोई बहुत बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करा है पहले, किसी और बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजमेंट का पार्ट रह चुके हैं वो, उसका जाके डेटा चेक करो कि हाउ वेल दे हैव परफॉर्म। ठीक है। मैनेजमेंट में बेसिकली आपको बस यही देखना होता है कि जो भी मैनेजर्स हैं या जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो एसोसिएटेड है कंपनी के साथ, हाउ वेल सर्टिफाइड दे आर टू मैनेज द कंपनी इन नियर फ्यूचर। ओके। नाउ नेक्स्ट इज डिविडेंड पॉलिसी, बिकॉज हम जैसे इन्वेस्टर्स को तो डिविडेंड्स ही है ना हमारे तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल ये हो जाता है कि कंपनी जो है वो अपना डिविडेंड पॉलिसीज़ और अपने पास्ट ट्रेंड्स को एनालाइज कैसे, मतलब हम यही एनालाइज करेंगे ना कि अगर मुझे रेवेन्यू चाहिए कंपनी से तो मेरे को अपने डिविडेंड पॉलिसी ही चेक करनी पड़ेगी उनकी, कि कंपनी जो है अपना डिविडेंड जो है कैसे देती है इन्वेस्टर्स को, एंड उसी के रिलेटेड उनके पास्ट ट्रेंड्स क्या रह चुके हैं, कितना रेगुलरली उन्होंने डिविडेंड डिस्क्लोज किया है, अगर डिस्क्लोज नहीं किया तो कितना रेगुलरली उन्होंने डिविडेंड्स ऑन करे हैं। मतलब ऑल दिस इन्फॉर्मेशन यू विल गेट देयर इट इन RHP। नाउ द नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि फाइनेंशियली कंपनी कितनी स्ट्रांग है। भले ही उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो, भले बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा हो, बट अगर फाइनेंशियली ही स्ट्रांग नहीं है, अगर प्रॉफिट ही नहीं जनरेट कर पा रही, तो देर इज़ नो पॉइंट इन्वेस्टिंग इन इट, राइट। अब इसके अंदर भी वी हैव टू एनालाइज सबसे पहले तो बैलेंस शीट की एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है। अगर कंपनी की लाइबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एसेट्स तो इट इज़ काइंड ऑफ अ रेड फ्लैग। एंड अगर उनके कैश फ्लोज में ऑपरेशंस कैश फ्लो बहुत कम है या नेगेटिव में है, तो मतलब कंपनी सस्टेनेबली अपना बिजनेस नहीं चला पा रही। ओके। एंड एट द सेम टाइम अगर उनके बोरोइंग्स हैं बहुत ज़्यादा, शेयर होल्डिंग पैटर्न उनका डेट बहुत ज़्यादा है, अगर काइंड ऑफ अगर उनका इनकम स्टेटमेंट्स इतना स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियल रेशोज में भी अगर उनका PE रेशो अच्छा नहीं है, तो दीज आर ऑल काइंड ऑफ रेड फ्लैग्स जो हमको ये काइंड ऑफ डिपिक्ट करते हैं कि वी शुड नॉट गो विद दैट IPO। ओके। बट इफ ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज गुड एंड इट इज काइंड ऑफ वैलिडेटिंग, तो no doubt one should go and apply for that IPO. Now the next one is legal and other information. Now what exactly that means is, before applying for any IPO, one should check कि वो कंपनी कितनी लीगली स्ट्रांग है, क्या उस कंपनी के खिलाफ कोई लॉ सूट तो नहीं चल रहा, क्या उस कंपनी के लिए कोई ऐसा लीगल एक्शन तो नहीं लिया जा रहा टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स मैटर्स इन द लॉन्ग रन कि कंपनी लीगली कितनी स्ट्रांग है। अगर उनके ऊपर कोई ऐसा लीगल मैटर चल रहा है जिससे कि उनकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है या उन पर उनके रेवेन्यू जनरेशन पर बात आ सकती है, तो इट्स काइंड ऑफ अ रिस्कियर ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट इशू। नाउ व्हाट एग्जैक्टली दैट मीन्स इज कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है उस फंड्स को रेज करने का। अब इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो कंपनी को बहुत रेवेन्यू जनरेट करना है इसलिए, या अगर उनको अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है बेसिकली, सो दैट इज़ वाई दे आर रेजिंग मोर फंड्स, या फिर उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही एग्जिट करना है। अगर उनको फ्रेश इशू करना है, दैट इज़ अपने एग्जिस्टिंग या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए उनको फंड्स रेज करना है, सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट, दैट इज़ अ ग्रीन फ्लैग। बट अगर उनको अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट करवाना है, सो दैट इज़ अ रेड फ्लैग कि अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही एग्जिट करना चाह रहे हैं, सो what they have observed and what are their viewpoints is very important to know कि उनको क्यों एग्जिट करना है अभी, and why the company is not able to repay its kind of shareholders money। अभी क्यों ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि कंपनी के जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं वही अपना पैसा एग्जिट करवा के they want to they don't want to be associated with this company any longer। Now the next one is offer information। ऑफर इन्फॉर्मेशन है कि टर्म्स ऑफ ऑफर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। RHP में स्पेशली एक पूरा डॉक्यूमेंट होता है 4 to 5 पेजेस का कि ऑफर इन्फॉर्मेशन जो है उसके अंदर जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं पूरा ऑफर की, इक्विटी शेयर्स उनके रैंक्ड होते हैं कि हम, और सेकेंडली हम जो डिविडेंड देंगे वो कैसे देंगे, कैश में देंगे, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स क्या होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ऑफर प्राइस क्या है उनका, इंपॉर्टेंट डेट्स, ऑल दिस इज मैंशन इन द ऑफर इन्फॉर्मेशन। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली देन अगेन उनकी हिस्ट्री कि कंपनी अपना जो पास्ट में कैसा परफॉर्म कर चुकी है, एंड कंपनी का डेवलपमेंट क्या होगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर पास्ट में उनके फाइनेंशियल मैट्रिसेस इतने रिलेवेंट नहीं थे बट ओवर द टाइम दे हैव डेवलप्ड वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, तो इन काइंड ऑफ डिपिक्ट्स की कंपनी ने पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आने वाले टाइम में भी करेगी।
ओके, बिकॉज हम जैसे इन्वेस्टर्स के पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और पास्ट ट्रेंड्स के अलावा देर इज़ नॉट मच इन्फॉर्मेशन जिससे कि हम उस कंपनी को जज कर सकें, ठीक है। तो अगर हिस्ट्री में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, सो देर इज़ चांस कि वो कंपनी फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ्स एंड रिस्क क्या है उस कंपनी के और उस इंडस्ट्री के। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर एक कंपनी सपोज काइंड ऑफ क्लोथिंग इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है एंड आने वाले टाइम में आपको लगता है कि इस कंपनी स्पेसिफिकली इस इंडस्ट्री एंड स्पेसिफिकली इस कंपनी के ये स्ट्रेंथ्स हैं, ये रिस्क हैं, ये सब उनके आरएचपी में मेंशन्ड है। आपको बस जाके एनालाइज करना है कि उन्होंने लिखा हुआ है कि इस इंडस्ट्री के ये स्ट्रेंथ्स होंगे, ये रिस्क होंगे, ये वीकनेस होगी और ये अपॉर्चुनिटी, मतलब टोटल स्वॉट एनालिसिस करके उन्होंने दिया हुआ है। स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, ये चारों मेंशन्ड है फॉर स्पेसिफिकली बोथ इंडस्ट्री एंड फॉर दैट कंपनी। नाउ अगर आपको लग रहा है कि नहीं, देर आर वीकनेसेस मोर एंड स्ट्रेंथ अभी थोड़ी कम लग रही है, अगर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी आपको लग रहा है इस इंडस्ट्री में ही कम है, तो देर इज़ नॉट वेरी मच पॉइंट गोइंग फॉर दैट IPO। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोमोटर्स कौन है कंपनी के, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अगर प्रोमोटर्स अपनी ही होल्डिंग्स हेवीली बेच रहे हैं IPO के लिए, सो इट इज़ नॉट वेरी यूजुअल एंड इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव साइन कि अगर प्रोमोटर्स ही एग्जिट करना चाहते हैं उस कंपनी से, तो एक बार वो चेक करना ऑल्सो इज़ वेरी क्रूशियल। ये सब RHP में क्लियरली मैंशन होता है। सो अगर मेरे को किसी भी कंपनी का RHP चेक करना है, सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल सिंपली गो टू SEBI IPO and I'll go here. And here we have red herring prospectuses, जैसे डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड का RHP ये है, स्टालियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का ये है। जैसे मैं इस पर ही क्लिक करता हूँ, सो व्हाट आई विल गेट इज यस, सो यस, जैसे ये मेरे को पूरा डॉक्यूमेंट मिल गया स्टालियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का, राइट। नाउ लेट्स सी इस पूरे डॉक्यूमेंट की कितनी लंबी वो है, स्ट्रेंथ है। ओके, सी दिस डॉक्यूमेंट इज़ वेरी बिग, तो हमारे लिए फीजिबल नहीं है कि हम पूरा डॉक्यूमेंट बैठ कर एनालाइज करें, बट इट्स काइंड ऑफ वेरी इजी अगर हमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंटर्स पता हो कि हमको क्या क्या एनालाइज करना है। सी 380 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है पूरा। एंड अगर मैं सबसे टॉप पर जाऊँ तो मैं एक इनका इंडेक्स देख सकता हूँ जिसके अंदर मुझे पता चल जाएगा मुझे क्या क्या देखना है, ठीक है। लेट मी गो टू दैट इंडेक्स वंस। यस, यस, ये रहा इंडेक्स, ये रहा इनका। एंड अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर क्लिक करना है, मुझे जानना है कि ऑफ़र क्यों हो रहा है, तो फ्रेश इशू इनका ये है, ऑफ़र फॉर सेल इतना है, ठीक है। एंड बेसिकली सारी टर्म्स एंड कंडीशंस इनकी इसमें लिखी होती हैं कि म्यूचुअल फंड्स का पोर्शन जो इतना होगा, बैलेंस फॉर ऑल QIBs इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स इतना होगा, ठीक है। ये सब इसमें मैंशनड है, बट आपको अपने की पॉइंटर्स पता होने चाहिए कि आपको क्या एनालाइज करना है, बिकॉज वेगली एनालाइजिंग एवरीथिंग इज ऑल्सो हार्मफुल, बिकॉज कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंटर्स तो निकलेंगे ही हर कंपनी में ऐसा। तो इट इज़ वेरी रेयर कि कंपनी के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत स्ट्रांग हो, बट यू हैव टू एनालाइज कि कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर वैलिडेटिंग इनफ टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। ओके, so this is all about this video. I hope you got to know something new in this video, and yeah, thanks.